नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आज के कार्यक्रम को लेकर जानकारी आपको देते चले। आज सुबह 11:25 पर उधम सिंह नगर के नानक मता के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 1:30 पर नानक मता गुरुद्वारे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और वहीं पर गुरुद्वारे में नानक मता साहिब में अरदास करेंगे मुख्यमंत्री और दोपहर 2 बजे सितारगंज पहुंचेंगे। सितारगंज में एसएच मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जाएगा और दोपहर 2:40 पर वापस देहरादून के लिए रवाना होंगे और 4 बजे सचिवालय पहुंचेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। और सचिवालय में शाम 4 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। सचिवालय के वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। तो पूरे दिन का क्या कुछ कार्यक्रम होगा और क्या महत्वपूर्ण चीजें आज पूरे दिन भर रहेंगी, उसको लेकर लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। सुबह से ही मुख्यमंत्री के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। उनकी महत्वपूर्ण तमाम चीजों में जो है जानकारी आपको लगातार दे रहे हैं, क्या कुछ समय होगा। और उसके बाद शाम 4 बजे भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रहेगा और उसके बाद एक महत्वपूर्ण बैठक होगी और उसी बैठक में तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। और जाहिर सी बात है कि उम्मीद ये है उस बैठक में कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव होंगे जिनको मंजूरी मिल जाएगी। यानी कि 11 बजे से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। तकरीबन 11:25 पर उधम सिंह नगर से मुख्यमंत्री रवाना होंगे। ये तमाम अपडेट आपको दे रखे हैं और बताते चले गुरुद्वारा श्री नानक मता साहिब में जो है अरदास के लिए पहुंचेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह और दोपहर 2 बजे सितारगंज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। तमाम अन्य जगहों पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम रहेंगे। सितारगंज में एसएच मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। हालांकि इसको लेकर भी तैयारियां पूरी हैं। उसके बाद दोपहर 2:40 पर वापस देहरादून के लिए मुख्यमंत्री रवाना होंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए दिल्ली से अपडेट आपको देते चले। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को पीएम मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी से मुलाकात की, शिष्टाचार भेंट की, चमोली आपदा से हुई हानि और राहत कार्यों की जानकारी दी। आपदा में तत्काल सहायता के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद कहा। आपदा प्रभावित 13 गांव में जल विद्युत व्यवस्था सुचारू कर दी और समुचित मात्रा में राशन प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पीएम को कुंभ मेले की भी जानकारी दी है। तो काफी महत्वपूर्ण पीएम मोदी से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात रही है, जिसमें उत्तराखंड से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर जहां चर्चा की गई, तो उसी के साथ अभी वर्तमान में जो सबसे ज्यादा अहम है उसको लेकर भी पीएम मोदी से चर्चा की गई, जिसमें सबसे पहले जो चमोली त्रासदी हुई, चमोली आपदा हुई, उसको लेकर जानकारी दी गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो चमोली में आपदा आई उसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित रहे और मैं कहूं कि दिन में 3-3 बार और एक दिन तो 4 बार भी उनका फ़ोन आया। वहाँ की हर जो रेस्क्यू वहाँ पर चल रहा था, जो दुर्घटना वहाँ पर हुई, उसको लेकर के पल पल की खबरों को लेकर के और वहाँ पर क्या सहायता हो सकती है उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री चिंतित थे। मैंने आज का मुख्य कारण यही था कि मैं उनका आभार प्रकट करूं कि उन्होंने जिस तरह की चिंता करी और जितनी त्वरित सहयोग किया, चाहे एनडीआरएफ हो, नेवी हो, आर्मी हो, तमाम तरह की जो फोर्स, एयर फोर्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो, नेवी के जो जवान हैं और जो पानी में अभी भी अलकनंदा में जो बांध है श्रीनगर के पास, अभी भी वहाँ पर जो शव हैं उनको ढूंढने का काम कर रहे हैं। हर तरह के का सहयोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको किया। मैंने उनका आभार प्रकट किया और साथ ही कुछ बातें मैंने उनके सामने रखी। और बद्रीनाथ केदारनाथ का पुनर्निर्माण का कार्य लगभग अब संपन्नता की ओर जा रहा है। अब जैसे अब बर्फ हटेगी उसके बाद कुछ काम वहाँ पर शेष है, तो हमको लगता है कि इस सीजन में वहाँ पर जो पुनर्निर्माण का काम है वो हम कंप्लीट कर लेंगे अगर परिस्थितियाँ सामान्य रही तो।
त्रिवेंद्र सिंह रावत के दिल्ली दौरे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने दिल्ली में रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री रावत ने उत्तराखंड के नए रेल प्रोजेक्ट के बारे में रेल मंत्री से चर्चा की। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री रावत से मुलाकात को लेकर अपने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ मुलाकात में राज्य में चल रही विभिन्न रेल परियोजनाओं के साथ ही नए प्रोजेक्ट्स की संभावनाओं पर विचार विमर्श हुआ। साथ ही राज्य में गरीबों को दिए जा रहे खाद्यान्न और अन्य सुविधाओं पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के दिल्ली दौरे के तीसरे दिन पीयूष गोयल से मुलाकात मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है, जो कि काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और उसी के साथ तमाम अन्य मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई। पीयूष गोयल जी से हमारी 4 विषयों पर बातचीत हुई है। पहला, टनकपुर, बागेश्वर, कर्णप्रयाग रेल लाइन को लेकर के, और दूसरा हरिद्वार रायवाला, ये अभी सिंगल लेन है, इसको डबल लेन करने संबंधित, क्योंकि ऋषिकेश में नया रेलवे स्टेशन बना है और कर्णप्रयाग तक रेल लाइन बिछाने का काम चल रहा है। भविष्य की दृष्टि से ये हमारी ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने उस पर अपनी ओके की है। उन्होंने कहा, तुरंत उन्होंने उसके आदेश विभाग को दिए हैं। ऐसे टनकपुर, बागेश्वर, कर्णप्रयाग जो रेल लाइन है उसके लिए भी उन्होंने फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए उन्होंने आदेश किए हैं। भविष्य में देहरादून से सीधा बद्रीनाथ कर्णप्रयाग रेल जा सके, इस दृष्टि से एक बाईपास रेल लाइन बनना है, तो उसके लिए भी उन्होंने आदेश कर दिए हैं कि उसको तुरंत उस पर कार्यवाही प्रारंभ हो, ताकि फ्यूचर में इस तरह की कोई समस्या न हो। चौखुटिया अल्मोड़ा में एक हवाई पट्टी बननी है, वो सैन्य दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे कुछ और विषयों पर उनसे हम बातचीत करेंगे और फिर माननीय प्रधानमंत्री से बात होगी। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 342 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत 225 करोड़ रुपए रुद्रप्रयाग टनल के लिए स्वीकृत किए गए। इसके अलावा पुराने बाईपास मार्गों के लिए 69 करोड़ और ISBT देहरादून की सड़क परियोजना के लिए 48 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में सड़क संपर्क के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के दिल्ली दौरे के दिन जो है तमाम दिग्गजों के साथ मुलाकात का यह दौर जारी रहा। तो वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री को देहरादून में प्रस्तावित कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट सेंटर की जानकारी देते हुए बताया कि कुआंवाला में कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर के लिए रक्षा मंत्रालय को सशुल्क भूमि प्रस्तावित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के निकट चेखुटिया में हवाई पट्टी बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। गैरसैंण के समीप होने के साथ ही सामरिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। मुख्यमंत्री ने धारचूला से लिपुलेख तक सड़क संपर्क स्थापित कर मानसरोवर यात्रा के लिए लिंक रोड शुरू किए जाने पर रक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं के बीच रुद्रप्रयाग जिले में सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने को लेकर भी चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा में उत्तराखंड के जवानों का हमेशा बड़ा योगदान रहा है। केंद्र द्वारा उत्तराखंड को हर संभव सहयोग दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली दौरे के दौरान राजनाथ सिंह से मुलाकात की। रक्षा मंत्री जी से 3-4 विषयों को लेकर के बातचीत हुई है। पहली तो उत्तराखंड में चौखुटिया एक जगह है अल्मोड़ा जिले में, वहाँ पर एक हवाई पट्टी प्रस्तावित है जो सैन्य और जनरल पब्लिक
और जो पर्यटक हमारे बाहर से आते हैं लाखों की संख्या में, उस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चौखुटिया एक ऐसा केंद्र है उत्तराखंड का कि जहाँ से उत्तराखंड का हर कोना 270 से 280 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आता है बाई रोड। एरियल डिस्टेंस तो बहुत कम है, लगभग 45-50 मिनट की डिस्टेंस है। तो उसको लेकर के बातचीत हुई है। और दूसरा, एक कोस्ट गार्ड रिक्रूटिंग सेंटर देहरादून के लिए आदेशित हुआ था और उसमें कुछ तकनीकी पेच थे, तो उनको दूर करने के लिए आज उनसे बातचीत हुई है। माननीय राजनाथ सिंह जी ने कोस्ट गार्ड के जो एमडी हैं उनको भी बुलाया था और बहुत जल्दी उसका समाधान कर लिया जाएगा। साथ ही एक सैनिक विद्यालय उत्तराखंड में एक तो ऑलरेडी है, एक और विद्यालय के लिए उन्होंने अपनी सहमति दी है। उत्तराखंड में एक और सैनिक विद्यालय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में 6 सीवेज शोधन संयंत्र और सीवर लाइन के अनुमानित लागत 228 करोड़ 40 लाख रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने नमामि गंगे के अंतर्गत उत्तराखंड में गंगा और उसकी सहायक नदियों पर 8 स्नान और मोक्ष घाट के अनुमानित लागत 22 करोड़ 4 लाख रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लखवाड़ परियोजना पर कैबिनेट क्लियरेंस और किसाऊ परियोजना पर राज्यों के बीच में समझौता भी जल्द ही हो जाएगा। जनता की समस्याओं का आसानी से समाधान हो सके, इसलिए 2 साल पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज जो है 1905 में मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन नंबर 1905 का शुभारंभ किया था और इस टोल फ्री नंबर के 2 साल पूरे हो गए। 2 साल पूरे होने पर ITDA में केक काटकर जश्न मनाया गया। अब तक 2 साल में मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन नंबर पर 51248 यानी कि 51,248 शिकायतों का निस्तारण किया, जबकि 20,000 शिकायतों पर काम चल रहे हैं। मुख्यमंत्री के IT सलाहकार रविंद्र पेटवालों का कहना है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज होने के बाद 15 दिन के भीतर समस्या का समाधान अधिकारियों को करना होता है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर से जनता को अपनी समस्याओं का समाधान करने में पिछले 2 साल में आसानी हुई है। 1 मार्च से गैरसैंण में विधानसभा सत्र होने जा रहा है। विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर एक बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव ओम प्रकाश और शासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। सुरक्षा बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र का आयोजन सफल तरीके से हो सके, इसके लिए सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया गया। सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनजर भी अधिकारियों के साथ बैठक हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, सत्र से पहले सभी विधायकों का RT-PCR टेस्ट करवाया जाएगा। अगर किसी को कोरोना के दोनों वैक्सीन लग चुके हैं तो उसको सत्र में शामिल होने की इजाजत दे दी जाएगी। कोरोना के मरीज कम जरूर हुए हैं, लेकिन फिर भी सतर्कता बरतना जरूरी है। और जो वॉच टावर वगैरह लगे हैं उसके बारे में 1 मार्च से बारिश है जनपद चमोली में तो वहीं गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत अपने 2 दिवसीय दौरे में पौड़ी पहुंचे। पौड़ी में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा, डीजल तेल के दाम बढ़ने से आम आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि महंगाई ना बढ़े, इसके लिए सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण करा हुआ है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पेट्रोल वही भरता है जिसके पास गाड़ी होती है और जो अमीर आदमी होता है उसके ऊपर महंगाई का कोई फर्क नहीं पड़ता। तेल के दाम बढ़ने से गरीब आदमी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। सांसद
तीरथ सिंह रावत ने यह भी कहा कि कांग्रेस शासनकाल में भी पेट्रोल की कीमतें लगातार जो है बढ़ती रही थी। उन्होंने कहा कि अब चीनी इतनी सस्ती हो गई है कि कोई भी चीनी लेने के लिए सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में नहीं जाता होगा। मगर सांसद ये भूल गए हैं कि अब चीनी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में नहीं आती है और सत्ता में होने के बावजूद उन्होंने विपक्ष पर भी महंगाई का पूरा पिटारा फोड़ा। और वह महंगाई पे लगाम है, विराम है, महंगाई बढ़ी नहीं है। और मोदी जी का भी विजन है कि कोई भूखा न सोए, प्यासा न सोए, सबको रोजी रोटी मिले। कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं, जो कल इस तरह का कह रहे हैं कि तेल बढ़ा, उनके समय में दाल का भाव क्या था? 150 रुपये तक दाल पहुंची थी। तेल का भाव क्या था? वही 100-150 रुपये तेल थी। चीनी का भाव क्या था? 40 रुपये से ऊपर चीनी थी। आज लोग कंट्रोल में चीनी लेने नहीं जा रहे हैं क्योंकि चीनी सस्ती है। आम दुकान में भी चीनी खरीद के लिए आ रहे हैं। तेल का भाव बिल्कुल रुका है, दाल के भाव, ये सारी चीज़, ये आम आदमी को क्या चाहिए? तो उस पर तो असर नहीं पड़ा। बात तब होती कि ये साथ साथ में इनके दाम बढ़ते, इन पे रोक है। अब पेट्रोल की बात है तो पेट्रोल तो वो होगा जिसके पास पैसा होगा, गाड़ी उसी के पास होगी। यदि उस पर असर पड़ा तो क्या दिक्कत है? लेकिन आम जन, 135 करोड़ आबादी का देश, जिसमें अधिकतर गरीबी रेखा से नीचे इस तरह के अधिकतर लोग करोड़ों में, और मध्यम वर्ग, और उसका मैं उदाहरण देता हूँ। कोविड के समय में कल्पना थी कि जहां लॉकडाउन। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने एसडीएम कार्यालय में विकास और पर्यटन सीजन से संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी पर्यटन सीजन को लेकर भी अधिकारी अपने स्तर से होमवर्क कर ले, जिससे पर्यटन सीजन में किसी प्रकार की दिक्कत है और जो वो दिक्कत ना आए। विधायक ने राष्ट्रीय राजमार्ग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को पर्यटन सीजन से पहले सभी सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। ये कब लगाया टेंडर आपने इसके? 4 तारीख को। एक कैबिनेट मंत्री और 4 विधायकों के आम आदमी पार्टी में शामिल होने के दावे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सवाल खड़े किए। उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई जनाधार नहीं है। यदि आप पार्टी का कोई जनाधार होता तो उससे बीजेपी और कांग्रेस में झांकने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहिनिया ने दावा किया है कि उत्तराखंड सरकार के एक कैबिनेट मंत्री और 4 विधायक उनके संपर्क में हैं, जो कि जल्द आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के सवाल आप में मंत्री और 4 विधायकों के शामिल होने पर सवाल खड़े हुए हैं, और जहां पर आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई जनाधार नहीं, ये तक कांग्रेस कह रही है। खबर लक्सर से है, जहां कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंची। उन्होंने कहा है कि काले कृषि कानून लाकर मोदी सरकार ने न सिर्फ देश भर के किसानों को बल्कि आमजन को भी आंदोलन के लिए मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि काले कानूनों के खिलाफ कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और गूंगी, बहरी और घमंडी केंद्र सरकार उनकी बात सुनने की बजाय आंदोलन को कमजोर करने की साजिश कर रही है। से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं नरेश सेमवाल जी, मास्टर जगमेर सिंह जी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने पुडुचेरी के घटनाक्रम को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। लक्सर में हमारे संवाददाता ने अनुपमा रावत से खास बातचीत की, क्या कुछ कहा सुनिए। में अचानक बदले घटनाक्रम को देखते हुए अब आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा ने धन बल के माध्यम से सरकार गिराई है। हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी और कांग्रेस महिला मोर्चे की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत जी। उनसे बात करेंगे, क्या मानते हैं जिस तरह आरोप लग रहे हैं, आपका क्या मानना है, किस तरह देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, भाजपा का नीति ही है
कि वे अगर सत्ता मिल गई ठीक है, नहीं मिली तो वो कैसे भी उसको हासिल करना अपना वो रखते हैं। और इस तरीके से लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक प्रणाली के का मखौल बनाकर सत्ता हासिल करना कभी भी सही नहीं है। ये एक अच्छे और स्पष्ट लोकतंत्र के लिए हमेशा से ही गलत है। अच्छा, बंगाल में जो घटनाक्रम चल रहा है आजकल, आप देख रहे हैं कि टीएमसी और भाजपा में लगातार भिड़ंत हो रही है, रैलियों को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, कई जगह तो हत्याएं भी हो रही हैं। क्या आने वाला पूरा चुनाव रक्त रंजित रहेगा? किस तरह देखती कांग्रेस इस पूरे को? चुनाव जो है एक लोकतंत्र में एक बहुत ही हेल्दी वो माना जाता है कार्य, और ये इसमें जनता का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है। मैं तो कहूँगी कि चुनाव जब भी हो, ठीक है, आपके सैद्धांतिक, आपके विचार अलग अलग हो सकते हैं, आपके कार्य करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन काम तो अंततोगत्वा सबको जनता के लिए ही करना है, लोगों के लिए, देश के लिए करना है। इस तरीके का व्यवहार नहीं होना चाहिए। और जो है हम यही प्रार्थना करेंगे कि चुनाव जो है जिस तरीके से होना चाहिए लोकतंत्र में, उसी प्रकार किसान आंदोलन का उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में कैसा असर रहेगा? क्योंकि आप दोनों प्रदेशों को कहीं ना कहीं लीड कर रही हैं और ख़ास तौर पर आपके दौरे लगातार हो रहे हैं, क्या कहती हैं आप? जो हमारे दौरे लगातार हर जगह हो रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या उत्तराखंड में, जो लोगों का रुख है वो बहुत स्पष्ट होकर सामने आ रहा है। लोगों ने जिस विश्वास और जिस भरोसे से मोदी जी पर विश्वास जताया और पूरी सत्ता उनको दी, और आज राज्यों में भी हम जो रुख देख रहे हैं वो बहुत ही निराशाजनक है। किसान हमारा अन्नदाता, अन्न उगाता है, हर विषम परिस्थिति में भी मेहनत करके वे सुनिश्चित करता है कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। उनका सम्मान अगर अन्नदाता का नहीं होगा, वेद पुराणों में भी हमारे अन्नदाताओं को एक विशेष स्थान दिया गया है, एक उच्च स्थान दिया गया है। तो हमारा देश तो हमेशा से कृषि प्रधान रहा है और कृषकों का सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग सभी कहीं ना कहीं, हर परिवार जो है कोई ना कोई आज भी कृषि से जुड़ा हुआ है हमारे देश में। और लोगों के मन को इस बात ने बहुत दुखी किया है। और जो जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं सिर्फ चंद पूंजीपति लोगों को फ़ायदा करने के लिए, देश कभी इसे नहीं भूलेगा और ना ही लोग इसे कभी। यानी कि सीधा सीधा भाजपा को नुकसान होगा, कांग्रेस को फायदा होगा। देखिए, भाजपा और कांग्रेस नहीं, ये तो जनता का नुकसान कर रही है ना। आप सत्ता में आए किस लिए हैं? आपको कमान दी किस लिए है? जनप्रतिनिधियों का दायित्व होता है, सरकार का दायित्व यही होता है कि वो जनता के विकास के लिए कार्य करे, इसलिए नहीं कि चंद लोगों तक सीमित हो जाए। उसको सबके लिए काम करना पड़ेगा। और जब भी गलत कार्य होगा तो लोकतंत्र में लोगों को अपनी आवाज़ उठाने का पूरा हमारा राइट है, और लोग उठा भी रहे हैं। और जो रुझान दिख रहा है लोगों में, जो रोष है, वो स्पष्ट दिखाता है कि आने वाला समय इन लोगों के लिए बहुत कठिन है और इन लोगों को इस कानून को से हटना ही होगा। चलिए, तो आपने सुना अनुपमा रावत का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, बंगाल के घटनाक्रम हो, पुडुचेरी का ताजे घटनाक्रम को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा केवल और केवल लोगों को परेशान करने का काम कर रही है और अपने फायदे को देख रही है। अब आने वाले 2022 का चुनाव महंगा पड़ेगा, साफ तौर पर कह रही है कि जनता कहीं ना कहीं जवाब देगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि होता क्या है। जसवीर सिंह, हिंदी खबर लक्ष्य। देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में एनएसयूआई 26 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि महंगाई के साथ ही लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। लाखों युवा डिग्रियां लेकर खाली बैठे हैं, लेकिन सरकार रिटायर्ड लोगों को दोबारा नौकरियों पर रख रही है। ऐसे में इन डिग्रियों का क्या काम है? इन्हें सरकार वापस ले ले। वो अपने प्रदर्शन के दौरान नौकरी दो या डिग्री वापस लो की सरकार से मांग करेंगे। उन्होंने बताया है कि इसमें प्रदेश भर के बेरोजगार युवा और छात्र अपनी डिग्री लेकर पहुंचेंगे। इस घेराव में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत उत्तराखंड के तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। खबरों को पढ़ने के लिए हिंदी खबर की वेबसाइट www.hindikhbar.com पर विजिट करें। नमस्कार।